जुलाई 2025 कैसा होगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस, आपके जॉब के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। कौन सा ग्रह आपके लिए लकी है, कौन सा ग्रह अनलकी है, कौन सा ग्रह स्थान परिवर्तन करेगा, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जुलाई 2025 में, यही सब कुछ जानकारी मैं यानी एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित आपको दूंगा। जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा है, क्या कुछ होने वाला है, उसकी भविष्यवाणी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसके आधार पर रिजल्ट में कुछ मतलब बदलाव हो सकता है, क्योंकि पर्सनल कुंडली में भी ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गोचर के आधार पर ही सब कुछ नहीं मिलता। तो चलिए शुभारंभ करते हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा है। और मेरा नाम आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुभारंभ करते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख जो ग्रह हैं जिनका स्थान परिवर्तन होगा। वो उसमें पहला ग्रह है सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जुलाई में मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे 17 जुलाई को, और मेष राशि के चौथे भाव, और चौथा भाव किस चीज का होता है, माँ का, परिवार का, प्रॉपर्टी का, उस घर को प्रभावित करेंगे क्योंकि वहां चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तीसरे भाव में, और जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन का घर होता है, छोटी बड़ी यात्राओं का होता है, भाई बहनों का, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपके साहस का भी यही घर है। शनि जो है वो रहेंगे मीन राशि में 12वें घर में, जो कि खर्च का घर है, आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ निरीक्षण यानी अपने आप को जानने का घर है, आत्म परीक्षण का घर है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशंस का घर है, और अध्यात्म का भी घर है। और ये घर फॉरेन ट्रैवल का भी है, और ये घर परेशानियों का भी है, जहाँ पे आपको मुकदमे, केस, कोर्ट कचहरी जैसी, हॉस्पिटल में आपके पैसों का खर्च होने जैसी चीज़ों को देखा जाता है। ये घर ऐसा भी है जहाँ पर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि खर्चों का घर है। तो 7.5 तो चल ही रही है। बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु कुंभ राशि में 11वें भाव में रहेंगे, और केतु जो है सिंह राशि में 5वें भाव में रहेंगे। और 11वां घर आपके प्रॉफिट का है, आपके कहते हैं पैसों का है, आपकी इच्छाओं का है, आपकी मैरिड लाइफ का भी है, दोस्ती यारी का भी है। और 11वें घर में राहु काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो शनि जितना परेशान कर रहे हैं, राहु उतना आपको खुश भी करेंगे। तो मेष राशि वालों के करियर की बात की जाए तो क्या होने वाला है आपका जो करियर है, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो गुरु का मिथुन राशि में गोचर करना आपके कौशल यानी आपके पराक्रम को, आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा। और नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, यानी इनकम भी बढ़ेगी। और नई नई प्लानिंग के साथ, नई नई चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी में कोई प्रॉब्लम है तो अब आप हिचकिचाएंगे नहीं नौकरी बदलने में, या अपने बॉस से कहने में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, नहीं तो मैं तो चला कहीं और। तो ये सब चीज़ें अब आपके पॉजिटिव रहेंगी, और आपके लिए समय जो है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और 11वें भाव में राहु जो है, उनका होने का मतलब है कि आपकी इनकम के कुछ ज़्यादा रास्ते खुल जाएंगे। अब आप एक हाथ से नहीं, कहते हैं ना, आपके आपके 10 हाथ हो जाएंगे, यानी इनकम आने के, प्रॉफिट आने के 10 रास्ते खुल जाएंगे। 11वें घर में राहु होगा तो आपका नेटवर्क बढ़ा देगा, आपकी नए नए लोगों से जान पहचान करा देगा, नई नई प्लानिंग्स में आप इन्वॉल्व होंगे, नए लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, आपको नई दोस्ती मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नया नेटवर्क मिलेगा, जिससे आप अपने बिजनेस को और ऊपर ले जाएं। ये सारी चीज़ें अब आपके जीवन में बहुत अच्छे से हो जाएंगी। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन उसका भी कोई बुरा असर नहीं होने वाला। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी राहु को देख रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो खत्म होने वाली है। यानी कि अब आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी अच्छी दोस्ती यारी होने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, मैरिड लाइफ या लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स भी खत्म होने वाली है। अब 12वें भाव में शनि है, तो 7.5 का प्रभाव तो आप पे रहेगा ही। तो आपको विदेश जाने का आपका मन है, आप जा सकते हैं। मतलब मन का मतलब है कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, या आपको कोई जॉब ऑफर हो रही है, आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं।
कोई लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। अब कुछ ट्रैवल ऐसे होते हैं जो जॉब या बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कुछ आप 2 महीने के लिए आप अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं या आप घूमने चले जाएं कुछ दिनों के लिए, ये सब भी हो सकता है। किसी एमएनसी में अच्छी जॉब भी लग सकती है। ट्रैवल हो सकता है आपका तीर्थ यात्रा में, कोई 4 धाम कर ले, कोई वैष्णो देवी चला जाए, कोई वृंदावन चला जाए, इस तरीके के ट्रैवल भी संभव है। और थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी आपको रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखना है। अपनी जो आपने पैसे जमा कर रखे हैं, जो आपका बैंक बैलेंस है, उसको सोच समझ कर खर्च करना है, क्योंकि शनि जो है ना, यहाँ से आपके धन भाव को भी देखेंगे तो आपके जमा धन को खराब कर सकते हैं। यानी कि इधर उधर फालतू की जगह पे खर्चा करा दें, कोर्ट कचहरी करा दें, लड़ाई झगड़े में खर्च करा दें, या कोई गलत डिसीजन ले लें और आपका पैसा डूब जाए, या कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, या आप इतने कंफ्यूज रहें कि अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कहीं अपने ही पैसे के आप दुश्मन ना बन जाएं। कोई सलाह लेकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। जहाँ पर भी पैसों की बात आए, जहाँ पर भी रिश्तों की बात आए, पैसे और रिश्ते की बात जहाँ पर भी आए, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सोच समझ कर तालमेल बिठाकर ही रिश्तों को निभाना है। और अपनी जो बातें हैं ना, उसमें लपझप मत लाइए। लपझप का मतलब होता है कभी ये तो कभी वो। एक कॉन्फिडेंस के बाद सीधी एक बात बोलिए। सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप घबरा नहीं रहे, है ना, आपके अंदर हिम्मत है, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे। यानी कि अगर आपकी आवाज़ में, आपकी बातचीत करने में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हुए तो लोग समझ जाएंगे ये एक्सपीरियंस आदमी नहीं, खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें क्या बताएगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना। अपने जूनियर से और जो भी आपसे उम्र में छोटे हैं उनसे बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर आपको चलने होंगे। अब बात की जाए आपके फाइनेंस की कि भाई पैसा वैसा कितना आ सकता है, तो 11वें घर में राहु आपके आमदनी के नए रास्ते तो खोल ही रहा है। अगर आप मेहनती हैं तो पैसा तो आएगा। आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट भी आपको फ़ायदा दे सकता है। आप भविष्य के लिए कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके दोस्त यार आपको कोई अच्छी जॉब बता सकते हैं। आपके दोस्त यार आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, राहु तो है तो थोड़ा सा टेंशन वाला ग्रह। तो 10 दोस्तों में कोई एक आध दोस्त ऐसा भी होगा जो कमीना निकलेगा, पता चला उसी ने चूना लगा दिया। तो नज़र बना के रखिएगा। शादी हो सकती है, या आपको आपके जीवन साथी की तरफ से पैसा मिल सकता है। एक अच्छा ससुराल मिल सकता है। हाँ, मान लीजिए आपकी शादी के योग्य हैं तो आपका जो पार्टनर है वो भी खूब कमाने वाला मिल गया या मिल गई, एक अच्छा परिवार मिल गया, तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है, इनकम के सोर्स आ रहे हैं। शनि 12वें घर में बैठे हैं तो पैसा आ रहा है, तो खर्चे के रास्ते भी शनि खोल रहे हैं, खर्चे बढ़ेंगे, फालतू का ट्रैवल हो जाएगा। बिना सोचे समझे कोई ट्रैवल कर बैठेंगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, कोई चोट लग गई, कुछ भी हो गया, आपकी लापरवाही का एक कहते हैं ना, आपको सजा मिल जाएगी। कानूनी मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप फंस सकते हैं। पुलिस के चक्कर में मत पड़ेगा, साइड से निकल लीजिएगा, ज़्यादा हीरो मत बनिएगा। और हर खर्चा बजट बना के करिएगा। नहीं समझ में आता तो सलाह ले लीजिए, उधार की ज़िंदगी बंद कर दीजिए और पहले समझिए, सोचिए, जानिए, उसके बाद पैसा खर्च करिए। हर एक पे विश्वास मत करिए। तो लंबा इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसा नहीं कि सुबह लगाया शाम को खाया, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पर भी आपकी अकल काम करती है, और बेकार के खर्चों से बचना होगा। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, आपके प्रेम संबंध, आपके रिश्तों की। तो 5वें भाव में केतु हैं, तो कहीं ना कहीं केतु जो है वो डिटैचमेंट है। तो केतु जब डिटैचमेंट है तो देखिए आपके जो प्रेम के रिश्ते हैं, जो लव लाइफ है, उसमें आप एक दूसरे पे शक कर सकते हैं, एक दूसरे पे विश्वास ना करें, या आप एक दूसरे को ठीक से सुने नहीं, या एक दूसरे से सही से बातचीत ना करें। आप कंपेयर करने लगे, मैं ये करता हूँ तुम क्या करते हो, या तुम क्या करती हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस समय में अपने जिनसे मोहब्बत करते हैं, या जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या आप जिसके साथ शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो थोड़ा सा डिटैच हो जाएं। आपके नहीं, ये प्यार व्यार सब बेकार की चीज़ है, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाते हैं, थोड़ा मंदिर वंदिर चलते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आपके प्यार में या तो तकरार होगी, या लड़ाई झगड़ा होगा, या कुछ भी उल्टा सीधा आप लोग लड़
करेंगे, वो कुछ बोल दिया, इधर बोल दिया, उधर बोल दिया, बिना सोचे समझे। या फिर एक दूसरा फेज आपको देखने को मिलेगा, आप इस समय में ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड कहेगी चलो डार्लिंग घूमने चलते हैं, आप कहेंगे कहाँ चलना है घूमने, वो कहेंगी चलो दिल्ली के कनॉट प्लेस में घूमने चलते हैं, तो आप कहेंगे अरे छोड़ो कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर चलते हैं, वहाँ पे भक्ति करेंगे, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, जो भी इस तरीके की आप बात कर सकते हैं। तो आप सोचिए उनको जाना है कनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाने और आप ले जा रहे हैं मंदिर में भगवान का लड्डू खिलाने। ऐसी इतना चेंजेस, तो ये एक दो बार होगा तो चलेगा, लेकिन बार बार होगा तो फिर कहेंगे तुम साधु बन जाओ। ऐसा ही आपके वैवाहिक जीवन में भी हो सकता है। रिश्तों में स्पष्टता रखें, यानी क्लियरिटी से बात करें। कुछ चीज़ें आप छुपाएंगे, गोलमोल बातें करेंगे, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि होगी। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि होने का मतलब है कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ है, आपकी जो भी लव लाइफ है, वो प्रॉब्लम के बाद सुधर जरूर जाएगी, सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। जिन लोगों की शादी रुकी हुई थी, किसी वजह से आप बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब बात आगे बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, एकदम से साधु बनने की या एकदम से रिश्तों से डिटैच होने की कोशिश ना करें और गलत फहमियाँ ना पालें, और परिवार के साथ समय बिताएं। और 5th हाउस में केतु हैं तो बच्चों के लिए भी ये भाव होता है, तो बच्चों से भी आपकी कुछ कहा सुनी हो सकती है, बच्चों से मतभेद हो सकते हैं, उनकी बातों कुछ हो, आपकी बातें कुछ हो, तो यानी कि दोनों का तालमेल बिगड़ेगा बच्चों के साथ। यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि शनि आपको देखिए 12वें घर में विदेश लेके जा रहे हैं, और केतु 5th हाउस में बैठे हैं, तो आप विदेश तो चले जाएंगे या जाने की तैयारी कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाएंगी, वीज़ा नहीं लगेगा, लोन लेना है तो एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। कहते हैं ना आजकल विदेश जाने का झांसा दिया और फंस गया, या पैसे ले लिए कि हम इस बड़े कॉलेज में एडमिशन करा देंगे और आप फंस गए, उन्होंने पैसे खा गए और आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसी चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं थोड़ा सावधानी रखें, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो 4था भाव में यानी 4th हाउस में सूर्य हैं, तो सूर्य कर्क राशि में जब भी जाएंगे तो 4थे घर में कोई भी ग्रह जाता है तो टेंशन में चला जाता है, तो आप थोड़ा टेंशन में रहने वाले हैं, तो थकान होने वाली है, थोड़ा सा पेट में दर्द, चेस्ट में इन्फेक्शन या भारीपन, सांस लेने में दिक्कत, या कोई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसी समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं। और 12वां घर में शनि है तो टेंशन इतनी होगी, रात में नींद नहीं आएगी, मानसिक टेंशन बहुत देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा योग प्राणायाम करिए, कुछ उपाय भी बताऊंगा वो भी करिएगा। तो यहाँ पे सेहत को लेकर भी काफ़ी सावधान रहना है आपको, क्योंकि चोट चपेट टेंशन में आपका रातों की नींद हराम हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और भी देखेंगे, जहाँ पर भी आपको जाना होगा ना, आप वक्त से नहीं पहुँचेंगे, हर जगह पर लेट पहुँचेंगे, इस बात को भी आप देखिएगा। और आपको अभी लग रहा होगा कि जैसे ही जुलाई नज़दीक आ रहा है, आपको लगने लगा होगा कि आप हर जगह पे लेट हो रहे हैं, वक्त पे नहीं पहुँचे, चाहे 10 मिनट लेट हो रहे हैं या आप किसी भी कारण से लेट हो रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप लोग अपने जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने में किसी न कारण से देरी हो रही है। तो यहाँ पर आपको आराम भी करना है, अच्छी नींद भी लेनी है, और सेहत को भी सही रखना है, वरना बहुत बीमार पड़ जाएंगे। वैसे तो हमने एजुकेशन की बात कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी और कर लेते हैं। तो 3रे भाव में गुरु हैं, तो विद्यार्थियों का यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, छुट्टियां अच्छी बीत रही होंगी। आप ऐसा कह सकते हैं जुलाई में स्कूल खुलेंगे तो आप एक नई हिम्मत के साथ, नई विज़न के साथ आप स्कूल ज्वाइन करेंगे, नई क्लास को ज्वाइन करेंगे, और कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कोई कंपटीशन वगैरह है उसकी तैयारी में भी आपका मन लगेगा। और केतु हैं तो हायर एजुकेशन में थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, या विदेश की पढ़ाई में आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3रे भाव में गुरु बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ इजाफा करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं। आप एक एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ अपने नए सेशन को शुरू करेंगे और अपने होमवर्क को फटाफट निपटा कर अच्छा करेंगे। 5वें भाव में केतु है तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब ज़रूर रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान को भटकाएंगे इधर उधर तो फिर फंस जाएंगे। तो केतु का है, केतु के पास दिमाग नहीं है, तो आप अपने दिमाग को अगर एक जगह पे एकाग्र रखेंगे,
टारगेट पे पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, यानी डिसिप्लिन में अगर रहेंगे, प्लानिंग के साथ, टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करेंगे, तो फिर केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो मैनेजमेंट करना है पढ़ाई का, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। बात करें स्पिरिचुअल कितने रहेंगे आप, क्योंकि देखिए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो 12वें भाव में शनि है, 5वें भाव में केतु है, तो यह समय आत्मनिरीक्षण का है, यानी सेल्फ, यानी खुद को जांचने का है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। 7.5 में वैसे ही हमें अपनी गलतियों में सुधार की आवश्यकता होती है, तो हम आध्यात्मिक यानी रिलीजियस चीज़ों में हमें जाना चाहिए, हमें धर्म से जुड़ना चाहिए। जुलाई में गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, तो इसमें आप पूजा पाठ करिए, आपको बहुत लाभ होगा। भगवान हनुमान और भगवान शिव की पूजा करने से आपको बहुत लाभ होगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, शनिवार को करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, अपने गुरु का आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा में जो भी आपसे उम्र बड़ा है वो आपका गुरु है, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर आएगा। तो आध्यात्मिक बने रहना, अपने धर्म को भूलना नहीं है। ईश्वर की भक्ति जिस तरीके से भी आप करते हैं, आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल से करिए। अब 6 तारीख को आप देखेंगे तो देव शयनी एकादशी है, तो भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से आपको मानसिक शांति मिलेगी और जीवन बड़ा स्थिर हो जाएगा। तो आप 6 तारीख को भगवान विष्णु की उपासना करिए, एक एकादशी का व्रत रखिए, बहुत अच्छा है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो इस दिन अपने गुरु या शिक्षक को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट तो रोज़ करनी, कोई गिफ्ट वगैरह दे दें, उनका आशीर्वाद ले लें, बहुत ही अच्छा है। गुरु के आशीर्वाद से तरक्की है। और श्रावण मास यानी जुलाई के अंत से शुरू हो रहा है, तो भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक भी आप जुलाई के अंत से शुरू कर सकते हैं, भगवान शिव की कृपा मिलेगी। जुलाई में अगर आप देखें कि अगर आप शादी करना चाहते हैं या मंगनी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो जुलाई में मांगलिक कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए 9 जुलाई एक अच्छी डेट है। और इसके बाद आप देव शयनी एकादशी यानी 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू होने के कारण मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। तो आप ऐसा देख लें कि 9 जुलाई तक आप कर सकते हैं, और इसके बाद देव शनि एकादशी के बाद चतुर्मास शुरू हो जाएगा, फिर आपको मांगलिक कार्य करने में रुकना पड़ेगा। अब उपाय क्या करने हैं इस पूरे महीने में? उपाय में हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़नी है, जय श्री राम के नारे लगाने हैं, और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और लाल चंदन या कहते हैं रोली और जो तेल होता है, चमेली का तेल और सिल्वर का बरक होता है वो, और जनेऊ और पान भगवान को चढ़ाएं। पूरा जो चोले का सामान होता है वो आप कहीं भी दुकान से ले सकते हैं। शनि आपका कुछ बिगाड़े ना, 7.5 का अशुभ प्रभाव ना हो, इसके लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, और ओम शाह शनिश्चर्य नमः मंत्र का 108 बार सही तरीके से जाप करें। राहु केतु के लिए आप राहु केतु के मंत्र पढ़ सकते हैं, केसर का टीका माथे पे लगा सकते हैं। शनिवार को गरीबों को काला तिल या काला कंबल दान कर सकते हैं। तेल में तली हुई जैसे कोई पकौड़ी वकौड़ी खिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, चाय पकौड़ी का नाश्ता करा दीजिए गरीब लोगों को, बहुत अच्छा है। मंगल और गुरुवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन भी करा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जुलाई 2025 में मेष राशि वालों के लिए देखें तो करियर के लिए अच्छा समय है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं प्लस में जाएगा, कुछ अच्छा हो रहा है। खर्चों पर और हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। धार्मिक गतिविधियों से दूर मत भागिए, ईश्वर से जुड़िए, और अपनी जो कुंडली है, आपकी जो जन्म कुंडली है, उसका विश्लेषण भी कराइए। देखिए ये गोचर है, इस पर सब कुछ तय नहीं होगा। आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसका सलूशन बहुत ज़रूरी है। अगर जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं होंगे तो कोई भी महीना, कोई भी साल, कोई भी दिन शुभ नहीं है, इतना जान लीजिए, ठीक है ना। एक लंगड़ा आदमी जिसके पैर में चोट लगी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सोमवार को दौड़े या मंगलवार को दौड़े या बुधवार को दौड़े या जनवरी में दौड़े या फरवरी में दौड़े, क्या फ़र्क पड़ता है, वो पीछे ही रह जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली के खराब ग्रहों को मजबूत बनाइए। मेरा नंबर आपके सामने, आप चाहें तो अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराकर अपनी कुंडली को मजबूत बना सकते हैं। मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ, आप जुलाई के महीने से दौड़ने लगेंगे और खुश हो जाएंगे। बाकी कैसा लगा ये आपको राशिफल या जानकारी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपनी जन्म कुंडली बनवाने और दिखवाने के लिए मुझसे ज़रूर मिलिए। नंबर एक बार फिर आपके सामने है। और जो बातें मैंने बताई, जब आप ये वीडियो देखिए
तभी से बताइए कि क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि औरों को भी पता चल सके कि वाकई में जब ग्रह असर दिखाते हैं तो असर होता है। राधे राधे।